जय हिंद साथियों, फिर से एक बार आप लोगों को स्वागत है जेपीएससी विद अमन की क्लास में। यह क्लास सेमेस्टर 1 का है, ठीक है, जिनका MJ1 पॉलिटिकल साइंस है। आई होप यह क्लास आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इस क्वेश्चन को समझिए। पहले देखिए, भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय के गठन एवं क्षेत्राधिकार के समझे। अब इसमें सर्वोच्च न्यायालय जो होगा और उसका क्षेत्राधिकार है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे किया है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले आप लोग इंट्रोडक्शन से क्लास को स्टार्ट कीजिए। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय होता क्या है। देखिए, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान भाग 5 और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक में किया गया, ठीक है। और भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट होगा। मतलब सर्वोच्च न्यायालय को सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है, उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है, ठीक है। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय का गठन कैसे होता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का गठन आप याद रखिएगा, संविधान के भाग 5 में है, अनुच्छेद 124 से लेकर 27 तक, ये भी लिख दीजिए। अब इसकी सदस्यों की संख्या तो याद रखिए, मूल संविधान में 8 था जब बनाया था, लेकिन 1956 फिर 11 सदस्य हो गए, फिर 1960 में 14 हो गए, 1978 में 18 हो गए, लेकिन 1986 में 26 हो गया। अब देखिए 2008 में 31 था, लेकिन वर्तमान में 34 हो गया न्यायाधीशों की संख्या, ठीक है। और अब मिला एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं, टोटल मिलाकर 35 न्यायाधीश हो गए, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति सलाह और मुख्यमंत्री जो मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं सलाह पे, और 4 न्यायाधीश की, ठीक है। अब इनका योग्यताएं देखते हैं। योग्यताएं क्या, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए निम्न योग्यताएं होना चाहिए। पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, वह कम से कम 5 वर्ष तक या किसी अन्य उच्च न्यायालय अथवा 2 या 2 से अधिक न्यायालय में लगातार न्यायाधीश रहा हो, तब हो सकता है, ठीक है। या तो किसी व उच्च न्यायालय में या 2 या 2 से अधिक न्यायालयों में 10 वर्षों से अधिवक्ता हो, या 5 वर्ष या 10 वर्ष, तब ही हो सकता है। या तो राष्ट्रपति के विचार के प्रसिद्ध विधि विशेषज्ञ हो, तो ही उनका नियुक्ति हो सकता है, किसमें, उच्चतम न्यायालय में, ठीक है। अब इनका शपथ ग्रहण कौन करता है, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण होता है। किसके समक्ष, राष्ट्रपति के समक्ष, ठीक है। ओके नेक्स्ट, भी करता है, ठीक है। कौन करता है शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति। यदि राष्ट्रपति नहीं हो तो उसके द्वारा नियुक्ति व्यक्ति के समक्ष करने के पूर्व शपथ लेता है। इसके अलावा कोई भी न्यायाधीश के किसी भी न्यायालय की वकालत कर सकता है। मतलब इसके मतलब जो राष्ट्रपति द्वारा ही जो व्यक्ति या राष्ट्रपति के द्वारा ही शपथ ग्रहण होता है, ठीक है। अब देखिए न्यायाधीश का कार्यकाल। न्यायाधीश का कार्यकाल कैसे होता है, तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उस 65 वर्ष की अवस्था के पूर्ण होने तक अपने पद पर कार्य करते हैं, जब तक 65 वर्ष पूरा जाएगा। और इस अवस्था से पहले भी कोई न्यायाधीश अपने इच्छानुसार राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र नहीं दे सकता, ठीक है। अपना त्याग पत्र नहीं दे सकते, याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए न्यायाधीशों के वेतन भत्ते। अब न्यायाधीश के वेतन भत्ते क्या होता है, तो ये देखिए संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। वेतन जो है संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। जो उच्चतम मुख्य न्यायाधीश होंगे उसका 2,80,000 होगा, अन्य न्यायाधीश को 2,50,000 होगा, ठीक है। ये वेतन होगा, ठीक है। अब देखिए 7वां पॉइंट क्या है, न्यायाधीशों के पद से कौन हटाता था, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु के पूर्व भी, ठीक है, कदाचार और अयोग्यता के आधार पर पद से हटाया जा सकता है। मतलब 65 ईयर्स होने से पहले भी हटाया जा सकता है। तो इसके लिए संसद के दोनों सदनों में एक प्रस्ताव लाया जाता है। तो यह प्रस्ताव यदि 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है तो उसके बाद राष्ट्रपति उस न्यायाधीश को पद से क्या कर सकता है, हटा सकता है। शपथ ग्रहण भी राष्ट्रपति ही करवाता है, पद से भी कौन हटाता है, राष्ट्रपति हटाता है। ये बात को याद रखिए। अब सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है, क्या क्या होता है। सबसे पहला क्षेत्र उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है वो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, जो अनुच्छेद 131 में। इसमें देखिए क्या है, तो उच्चतम न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। पहला है देखिए, जब कोई विवाद संघ सरकार तथा राज्य सरकार के बीच में हो तब, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जब कोई विवाद संघ तथा कोई एक राज्य या एक से अधिक राज्यों के बीच में हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, जब विवाद 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच में होगा तब भी, ठीक है। ओके नेक्स्ट, समस्त विवादों को प्रारंभिक रूप से सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय किए जाएंगे। तो इस सब विवाद को कौन करेगा, सर्वोच्च न्यायालय करेगा। दूसरा क्षेत्राधिकार इनका आता अपील का अधिकार, जो अनुच्छेद 132 में। इसमें क्या कहता है, सर्वोच्च न्यायालय देश का सर्वोच्च अपील न्यायालय है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय में को संवैधानिक, दिवांगनी और फौजदारी मामले से सभी उच्चतम न्यायालय के विरुद्ध अपील सुनाने के क्या है, अधिकार। अपील सुनाने क्या है, अधिकार है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, संसद विधि के द्वारा उच्चतम न्यायालय के अपील सुनने का विशेष अधिकार है, जो अनुच्छेद 134 में। अनुच्छेद भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है, इसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने का अधिकार है, ठीक है। ये अनुच्छेद 129 में है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि सर्वोच्च न्यायालय को 5 रिट निकालने के भी अधिकार प्राप्त है। इसके तहत 5 रिट जानकारी देती है, जो अनुच्छेद 149, तो 5 रिट भी जारी करता है, जो अनुच्छेद 139 में है, ठीक है। वह रिट है, पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है परमादेश, तीसरा प्रतिषेध, चौथा उत्प्रेषण, 5वां है अधिकार प्रतीक्षा, ठीक है। ये था उनका जो रीट जारी करते हैं, ठीक है। इनका नेक्स्ट क्षेत्राधिकार है
कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों को लागू करेगी, ये अनुच्छेद 141 में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि यदि किसी भी समय राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत होगा कि व्यापक विधि तथा तथ्य के प्रश्न या उत्पन्न होने वाला है तो वह समझता है कि उच्चतम न्यायालय के परामर्श को ले सकता है। तो ये अनुच्छेद 143 में लिखा गया। तो ये इतने सारे क्षेत्राधिकार थे सर्वोच्च न्यायालय के। ठीक है, ये लिखने के बाद आप लोग लास्ट में निष्कर्ष लिखिए। निष्कर्ष लिख के आप लोग खुद कमेंट कीजिए, हम करेक्शन करके आप लोगों को पिन कर देंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।